गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, जिसमें हम वायु प्रदूषण के बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण क्या होता है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, धुएं से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बेंजापायरिन, ये सब जो यौगिक होते हैं ये मोटर गाड़ियों से, वाहनों से निकलते हैं, निष्कासित होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर ये धूम, कोहरा या स्मोक ये सब बनाते हैं। जब वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का संयोग सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के उपस्थिति में होता है तो ओजोन और जटिल जो कार्बनिक गैस है जैसे कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN का निर्माण होता है। और ये जो PAN है इसके प्रभाव से आँखों में पानी गिरना, जल प्रवाह होना, श्वास के रोग उत्पन्न होना, ये सब समस्याएं आती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया को रोक देता है जिससे कि स्टार्च का संश्लेषण भी पौधों में नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन इज द भारी धातु, हैवी मेटल्स क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो संबंधित उद्योग हैं उनसे भारी धातु जैसे निकेल, सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, जिंक, बेरिलियम, ये सब के यौगिक वायुमंडल में कंटिन्यू निष्कासित होते रहते हैं और ये सभी जीवों के शरीर पर के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है और भिन्न भिन्न जीवों में इसका भिन्न भिन्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव जो है वो परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट वन इज द घरेलू अपमार्जक एवं पीड़कनाशी। हम अपने घरों में मच्छर, चूहा, खटमल, मक्खी, तिलचट्टा, दीमक जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ये जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, तो इनको भगाने के लिए, मारने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक दवाइयों का जैसे कि एल्ड्रीन, फ्लेट, गैमेक्सिन, DDT, फिनाइल, ये सभी कीटनाशकों का प्रयोग हम इनको मारने के लिए करते हैं। ये सभी जो है वो विषैले पदार्थ हैं जिनका शिकार जो है वो कुछ समय के बाद मनुष्य स्वयं भी हो जाता है, क्योंकि इसका असर इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। जब हम इन कीड़ों को, पीड़कनाशी कीड़ों को मारने के लिए इसका करते हैं तो इसका असर मनुष्य पर भी होता है और ये पदार्थ जो है वो खाद्य श्रृंखला का एक अंग बन जाता है और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। जितने भी जैसे फसल को बचाने के लिए हम पीड़कनाशियों का उपयोग करते हैं वो पानी के माध्यम से जब जड़ें अवशोषित करती है या पत्तियों के माध्यम से पौधों में थोड़ी सी मात्रा इसकी रहती है और जब हम इसको भोजन के रूप में लेते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में जमा होने लगता है। इन अपमार्जकों में सबसे अधिक प्रयोग जो है वो DDT का होता है और इनका अपघटन बहुत ही धीमे गति से होता है। ये हमारे लीवर, तंत्रिका तंत्र, हृदय, किडनी, इन सब पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आज अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो इन सभी से संबंधित रोगों की जो तादाद है, मात्रा है, वो बढ़ती जा रही है। विश्व के अनेक देश जैसे कि हंगरी, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, इसमें DDT के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये एक धीमा जहर है जिसका कि विघटन नहीं हो पाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक जातियों के कीट पाए जाते हैं और परभक्षण की रीति के द्वारा इस जीवी तंत्र में इस एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। किसी विशेष कीटनाशक के द्वारा यदि एक ही जाति के कीट को नष्ट हो जाए तो ये संतुलन भी भंग हो जाता है और दूसरे प्रकार के कीट जिनका भक्षण नष्ट हुए कीटों के द्वारा होता था की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां फैला सकते हैं। इस प्रकार कीटनाशकों का दुष्प्रभाव वायुमंडल में और मनुष्यों पर पड़ता है। हम एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में या किसी पर्यावरण में हम एक प्रकार के कीड़ों को जो कि हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रहा है उसको मारते हैं तो वो जो कीट दूसरे कीड़ों को जो मारते थे वो उनकी संख्या बढ़ जाती है और उससे जो है वो हमको ज्यादा नुकसान होता है। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है, चक्र है, वह बिगड़ जाता है। नेक्स्ट वन इज द फ्लोराइड्स। फ्लोराइड युक्त खनिज, पत्थर और मृदा से बहुत ही जहरीली गैस हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलता है। फ्लोराइड की अधिक सांद्रता होने से पत्तियों के सिरों और किनारों पर
क्लोरोसिस और नेक्रोसिस उत्पन्न हो जाता है। पशुओं में ये चारे के द्वारा पहुंचकर असाधारण गैसीकरण कर देते हैं और फ्लोरोसिस की बीमारी को पैदा करते हैं, जिससे लंगड़ापन, अतिसार, वजन में कमी, इस प्रकार का रोग होने की संभावना बनी रहती है। एरोसोल। एरोसोल रसायन के ऐसे समूह को कहते हैं जो वाष्प के रूप में वायु में मुक्त होता है। इसमें फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन ये सब आते हैं, जो कि वायुयान, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इन सब से मुक्त होते हैं। ये हवा में कम ऊंचाई पर वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में फैलते हैं तब ओजोन परत को ये हानि पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है, जो सूर्य की किरणों के साथ आती है, उसको ओजोन परत रोकने का काम करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में अधिक वृद्धि होने के कारण ये जो ओजोन परत है, ओजोन जो गैस होता है वो टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, जिसके कारण ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और कहीं कहीं पर ये इतनी ज़्यादा पतली हो गई है कि वहाँ से ओजोन पराबैंगनी किरणों को रोक पाना संभव नहीं है। इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण की अत्यधिक मात्रा पृथ्वी पर पहुंच रही है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है। पौधों और जीवों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य में त्वचा कैंसर जो है वो बढ़ते जा रहा है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार प्रतिवर्ष 6000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इसके कारण हो रही है। तो ओजोन, यहाँ पर ओजोन का परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। वहीं वायुमंडल में कम ऊंचाई पर इसकी ज़्यादा मात्रा जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ओजोन की सांद्रता जब 0.01 ppm होता है तो बहुत से पौधे जैसे कि चीड़, सेम, टमाटर, तंबाकू इन सबको नुकसान पहुंचता है। ओजोन की अधिक मात्रा होने से जीवों में श्वसन दर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर ये सब भी बढ़ जाता है और इसके चलते DNA के अणुओं का टूटना, मोतियाबिंद होना, खांसी, आँख, छाती में जलन, ये सब की शिकायत जो है वो होने लगती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम प्राकृतिक वायु प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे।